हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल युवराज एकेडमी पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर मनीषा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बच्चों, मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी सामान जिसके पास उसका मास हो, साथ ही साथ अगर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स वो आपका मैटर है। यानी कि किसी भी मटेरियल को मैटर की कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहला तो उसे मास चाहिए और दूसरा उसे वॉल्यूम चाहिए। तो अगर हमको डिफाइन करना है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और वॉल्यूम है, वो आपका मैटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बॉक्स को देखो तो इस बॉक्स के पास इसका खुद का मास है, साथ ही साथ जब आप इसे किसी जगह पे रख रहे हो तो ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका मैटर है। एंड नाउ अब मैटर आपका किस चीज से बना है? जैसे हमारी सारी चीजें तो मैटर से बनी हुई है, अब मैटर किससे बना है? तो मैटर जो है बच्चों, वो आपका बना हुआ है इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम एटम्स कहते हैं। ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने पहले बताया था कि मैटर जो है वो आपका बना हुआ है मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम्स, जिन्हें हम हिंदी में परमाणु भी कहते हैं। तो आपका सारा जो मटेरियल है वो मैटर से बना है एंड मैटर जो है वो आपका बना हुआ है एटम्स यानी कि परमाणु से, जो कि काफी छोटे होते हैं अपने साइज में। तो ये रहा बच्चों आपका एटम। ये आपके किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, आपका जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और ये जो एटम है बच्चों, यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके लिए आपका किसी भी एलिमेंट का एटम रिस्पॉन्सिबल होता है। एलिमेंट एज अ होल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि जो एटम है वो आपके केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है। तो केमिकली एक्टिव जो एलिमेंट, केमिकली एक्टिव जो आपका पार्ट होगा किसी एलिमेंट का, वो एटम होगा। तो एटम की डिस्कवरी की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि एटम एक्चुअली डिस्कवर हुआ कैसे। तो बच्चों, एटम का जो आइडिया था, परमाणु का जो आइडिया था, वो हमारे इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कन्नड़ ने 2700 साल पहले ही दे दिया था। उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर हम किसी मैटर को लेते हैं, किसी पदार्थ को लेते हैं और उसको डिवाइड करते हुए चलते हैं, तो फाइनली इवेंचुअली हमारे पास जो है एक इतना छोटा पार्टिकल आएगा जिसका और फर्दर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने इन पार्टिकल्स को परमाणु कहा, जिसे हम आज एटम्स के नाम से जानते हैं। तो फिर उसी टाइम पर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी सेम बात कही कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हुए चलते हैं तो हमारे पास फाइनली इतना छोटा पार्टिकल आएगा कि उसके और डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और डेमोक्रिटस ने ही ऐसे इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया। एटम्स का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सके। ओके, तो ये कुछ हिस्ट्री था कि एटम का एक्चुअली डिस्कवरी हुआ कैसे, कैसे पता चला कि एटम्स करके भी कुछ होता है। तो बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, वेरी स्मॉल इन साइज, इतने छोटे होते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी ले लो फिर भी आप एटम को देख नहीं सकते, है ना। बहुत छोटे होते हैं एटम। और एटम का साइज जो है हमें कैसे पता चलता है? एटम के साइज को हम कैसे पता लगाते हैं? एटॉमिक रेडियस के हेल्प से। हम लोगों को एटम का साइज पता करने के लिए उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए, जो कि हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में।
मेजर्ड इन नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट हम लोग जनरली जो एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट यूज करते हैं वो है नैनोमीटर, जिसको हम स्मॉल n और m से डिनोट करते हैं। और 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में बच्चों आपका होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, इतना छोटा होता है ये क्वांटिटी। हाइड्रोजन एटम जो है इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, जिसकी एटॉमिक रेडियस 0.037 नैनोमीटर है बच्चों। आपका हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, स्मॉलेस्ट है, एंड इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो है आपका 0.037 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट, अक्रेंस ऑफ एटम्स। अब एटम्स जो है हमें मिलते कैसे, किस रूप में, किस फॉर्म में पाए जाते हैं एटम्स। ओके, तो जनरली बच्चों मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, इसी वजह से वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, रिएक्टिव होते हैं। सो देयर एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। उनके एटम सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो देयर एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ओके, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते तो कैसे करते हैं बच्चों आपके, चूंकि वो काफी रिएक्टिव है तो वो क्या करते हैं, वो एटम्स अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ जो है रिएक्शन करके बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, एटम्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ भी वो बॉन्ड बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कार्बन का एक एटम 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि कार्बन भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो भी रिएक्टिव होता है, एंड ऑक्सीजन भी काफी रिएक्टिव होता है तो वो भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से ये आपस में बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स के एटम हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो यस, आपके नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं नेचर में, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस के जो एटम्स है, ग्रुप 18 के जो आपके एटम्स है, एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम्स ऑफ नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट फ्रीली बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होते, बहुत ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, अब हमको पता है कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उनको फर्दर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो एटम्स को अगर हम और डिवाइड करते हैं तो वो 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, नेमली इलेक्ट्रॉन्स, उसको मैं सही से आपके लिए लिख देती हूं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। ओके, तो पहले जो ये मान्यता थी कि एटम्स को और डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता, ये मान्यता जो है सो खत्म हो गई जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एंड तब जाके लोगों को ये पता चला कि एटम को और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। और इस तरह से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, प्रोटॉन्स को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव होता है,
या आप बोल सकते हो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एंड न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट्स वाई दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, इसी वजह से इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काटते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, है ना, ये इनको चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, देख लो, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर रीजन्स ऑफ एटम्स में रिवॉल्व करते हैं और इन्हीं आउटर रीजन्स को बच्चों हम शेल्स के नाम से जानते हैं। यस, जिन आउटर रीजन्स में ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हीं को हम शेल्स या फिर ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। सेम चार्ज प्रोटॉन के पास होता है बट वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो हम बच्चों एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या कि आप जिस एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस एलिमेंट का सिंबल लिख लो। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं तो देखो यहाँ पे, जैसे मैं सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो सोडियम के एलिमेंट का सिंबल होता है Na, तो मैं Na लिख लूंगी। उसके बाद सोडियम का जो मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर में लिखूंगी। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड उसमें जो प्रोटॉन्स की संख्या है, जो कि एक्चुअली उसकी एटॉमिक नंबर है, ओके, आपका सोडियम में जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर में लिखेंगे, जो कि है आपका 11, ओके, जो कि है आपका 11। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में एक ऊपर में मास नंबर लिखेंगे, यानी कि एटॉमिक मास लिखेंगे, और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो एक बात बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर रीजन्स ऑफ एटम्स में रिवॉल्व करते हैं और इन्हीं आउटर रीजन्स को बच्चों हम शेल्स के नाम से जानते हैं। यस, जिन आउटर रीजन्स में ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हीं को हम शेल्स या फिर ऑर्बिट्स के नाम से जानते हैं, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। सेम चार्ज प्रोटॉन के पास होता है बट वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो हम बच्चों एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या कि आप जिस एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस एलिमेंट का सिंबल लिख लो। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं तो देखो यहाँ पे, जैसे मैं सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो सोडियम के एलिमेंट का सिंबल होता है Na, तो मैं Na लिख लूंगी। उसके बाद सोडियम का जो मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर में लिखूंगी। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड उसमें जो प्रोटॉन्स की संख्या है, जो कि एक्चुअली उसकी एटॉमिक नंबर है, ओके, आपका सोडियम में जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर में लिखेंगे, जो कि है आपका 11, ओके, जो कि है आपका 11। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में एक ऊपर में मास नंबर लिखेंगे, यानी कि एटॉमिक मास लिखेंगे, और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो एक बात बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो बच्चों आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि कैसे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स कैसे हो सकता है, प्रोटॉन्स का नंबर कैसे हो सकता है। तो सभी को पता है कि न्यूट्रल अगर आपका एटम है, मतलब एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो आप चाहो तो एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक कि आपका एटम न्यूट्रल है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है बच्चों आपका,
नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उस केस में आपको एटॉमिक नंबर किसे लेना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर लेना है। यस, तो ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए हम हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर मानते हैं, और एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से, और एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है कैपिटल A से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर मानते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास, तो बच्चों एटॉमिक मास जो है वो क्या है एक्चुअली, है ना। तो इसको समझने के लिए इतना समझ लो कि एटम्स जो है वो काफी छोटे हैं। अभी अभी हमने देखा कि बहुत छोटा होता है एक सिंगल एटम, है ना। तो किसी इंडिविजुअल एटम का मास को डिटरमाइन करना इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी सिंगल एटम के मास को डिटरमाइन करना। इसी वजह से हमने क्या किया कि एटम्स के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेकर आए। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हमने एटम्स के लिए कैलकुलेट किया। तो अभी जो हम एटॉमिक मासेस यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज सिंगल इंडिविजुअल एटम्स के मास को डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज एटम्स ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, इनका मास कैसे निकालेंगे हम। यस, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे एटम के रिलेशन में किसी दूसरे एटम को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के बाकी एटम्स के मास को हमने कैलकुलेट किया। यस, मतलब रिलेटिव का मतलब क्या कि किसी दूसरे एटम के रिलेशन में। तो अब वो एटम कौन सा है जिसके रिलेशन में, जिसके रेफरेंस में हमने बाकी एटम्स के मास को कैलकुलेट किया, तो वो एटम है बच्चों आपका कार्बन। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक मास को डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड as the average relative mass of an atom of the element as compared with mass of an atom of carbon C12 आइसोटोप। यस, तो एटॉमिक मास क्या हो गया बच्चों आपका एलिमेंट का, कि एवरेज रिलेटिव मास। ठीक है, किसी भी एटम का एवरेज रिलेटिव मास किससे कंपेयर करने पर, किसी कार्बन के एटम से कंपेयर करने पर। और कौन से कार्बन के एटम से कंपेयर करने पर, C12 आइसोटोप के कार्बन के एटम से कंपेयर करने पर। अब बात यहाँ पर ये आती है बच्चों कि हमने C12 आइसोटोप को ही क्यों चुना। वैसे मैं बता दूं आइसोटोप क्या होता है बच्चों आपका। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। तो कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13, C12, C13 एंड C14, ये 3 आइसोटोप है। तो हमने C12 को ही चुना बिकॉज ये काफी एबंडेंट है, नेचर में इजीली अवेलेबल है, तो ये आप आसानी से अवेल कर सकते हो और किसी भी एटम के रिलेटिव मास को डिफाइन कर सकते हो। बाकी जो दोनों है कंपेरेटिवली डिफिकल्ट टू एक्सेस है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एबंडेंट नहीं है नेचर में, इस वजह से हमने C12 को ही यूज किया, C13 और C14 को यूज नहीं किया। अब बात आती है कि कार्बन ही क्यों नहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे एटम्स क्यों नहीं यूज किया, ओनली कार्बन ही क्यों। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने डायरेक्टली कार्बन को ही चुन लिया था। सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन को चुना, बट उसमें दिक्कत ये आई कि जब हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कर रहे थे उसके रिलेशन में, उसके रेफरेंस में, तो बहुत सारे एटम्स के जो मास है वो हमारे फ्रैक्शन में आ जा रहे थे, इसी वजह से उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। देन हाइड्रोजन को चुना गया, बट हाइड्रोजन की दिक्कत क्या थी कि वो सबसे छोटा एटम होने के कारण काफी
कम एटॉमिक मास हो रहा था, जिसके कारण बड़े एटम्स के एटॉमिक मास निकालना मुश्किल हो जाता, जिसकी एटॉमिक मास काफी ज्यादा थी। इस वजह से बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करने के बाद C12 कार्बन एटम को चुना गया। आयुपैक ने इसे चुना और अभी हमारा यही यूज होता है रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, दुकान में अगर आप सामान लेने जाते हो तो बटखरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे कि मुझे 2 केजी चीनी चाहिए, तो या तो वो दुकानदार क्या करेगा, 2 केजी का अगर उसके पास वेट है तो वो उसे यूज कर लेगा, या फिर 1 केजी के 2 वेट्स यूज कर सकता है। सिमिलरली आपका जो C12 का कार्बन एटम है वो एज अ वेट, एज अ रेफरेंस वेट हम यूज कर रहे हैं किसी भी दूसरे एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि भैया मुझे एक मैग्नीशियम का एटम दे दो, तो उसने क्या किया कि एक वेइंग मशीन लिया, एक तरफ मैग्नीशियम का एटम रखा और दूसरी तरफ पहले उसने क्या किया, एक कार्बन एटम रखा। देखा कि अभी भी जो है सो आपका वेइंग मशीन का जो बैलेंस पॉइंट है वो बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस है। तो जैसे ही उसने दूसरा एटम रखा, उसने देखा कि अरे ये तो बैलेंस्ड हो गया। दैट मीन्स आपका जो मैग्नीशियम का एक एटम है वो कार्बन C12 कार्बन एटम के 2 एटम्स के वेट के बराबर है। दैट मीन्स इसका वेट कितना हो जाएगा, 12 AMU। AMU क्या है बच्चों आपका यहाँ पर, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यूज करते हैं किसी के भी एटम के एटॉमिक मास को लिखने के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने जो है सो कार्बन का इस्तेमाल किया। कौन से कार्बन का, कौन सा आइसोटोप का, C12 का। अगर आप बात करो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के निकालने का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू C12 कार्बन एटम, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, लेट मी राइट इट फॉर यू, एक मिनट। यस, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है उस एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के एक एटम का एवरेज मास डिवाइडेड बाय 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब एक C12 एटम के मास को 12 से डिवाइड करेंगे तो जितना मास आएगा उस मास से आपको एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करोगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपके लिए जस्ट लर्न करने के लिए है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने बता दिया है, वैसे ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का हम डिफाइन करते हैं एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम। ओके, और मैंने बताया कि एटॉमिक मास के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं बच्चों, वो पहले हम AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। बट लेटेस्ट आयुपैक रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसे हम बस अब U लिखते हैं, यानी कि यूनिफाइड मास। जैसे अगर हमें मैग्नीशियम का लिखना होगा तो हम लिखेंगे 24U। यस, ओके, यहाँ पे मैंने गलती से 12 लिख दिया था। आपका मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है। अभी तक कमेंट्स में आने शुरू हो गए होंगे कि मैम आपने गलत लिख दिया, आपने गलत लिख दिया। ओके, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे 24 AMU होगा। तो इस तरह से जो है सो हम किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, उसका एक्चुअली एक इंडिविजुअल एटम का मास कैलकुलेट नहीं करते। और रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए हम C12 कार्बन एटम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। सो आज के लिए इतना ही। जल्द आऊंगी पार्ट 2 लेकर इसका। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।